हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10 की गणित यानी पार्ट 2। इसमें बताऊंगा चैप्टर 2 यानी बहुपद का परिचय। आज मैं इस चैप्टर 2 का बहुपद का परिचय एकदम कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है जो वास्तविक संख्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पर चैप्टर 1 से रिलेटेड सारी एक्सरसाइजें हैं वो अभी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम चलते हैं बहुपद की इंट्रोडक्शन की ओर। दोस्तों हमारा जो बहुपद है इसको मैं 3 हेडिंगों में समाप्त कर दूंगा। दोस्तों हमारी जो पहली हेडिंग है बहुपद की घात, आइए इसी को शुरू करते हैं यहीं से। दोस्तों इसके पहले हम जान लेते हैं बहुपद। जो बहुपद होता है ये हमारा कहते किसे हैं, इसमें होता क्या है, बहुपद हमारा है क्या, इसके बारे में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। जो बहुपद है हमारा, मान लीजिए 2x प्लस 3x फिर प्लस 2 हो गया, या बराबर इक्वल टू 0 कर दें तो ये हमारा जो है देखिए हमारा बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए चर भी हैं और अचर भी हैं। बहुपद में हमारे चर भी और अचर भी रहते हैं, तो ये हमारा बहुपद। अब इस पे आते हैं पहली हेडिंग पर जो है बहुपद की घात। अब देखिए हमारा जो बहुपद की घात है क्या बोल रहा है, किसी बहुपद में 4x के उच्चतम घात के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अब देखिए किसी बहुपद में 4x के उच्चतम घात के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ मैं 3x की घात 5 ले लेता हूँ, फिर प्लस 4x की घात 3 ले लेता हूँ, फिर प्लस 4x स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर प्लस x ले लेता हूँ, फिर प्लस 2 ले लेता हूँ, इक्वल टू 0 रख देता हूँ। अब देखिए हमारी किसी बहुपद में 4 के उच्चतम घात इसमें देखिए किसमें कौन सी ज़्यादा है, इसमें देखिए कुछ नहीं तो हमारे इसमें 1 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 में कौन सी उच्चतम घात है, तो हमारी देखिए जो 5 है ये सबसे बड़ी घात है, तो हमारी इसमें हो जाएगी बहुपद की घात जो इसमें होगी हमारी इसमें 5 होगी, ऐसे हो गई। अब इसमें कि इसके अंदर से हम आते हैं बहुपद की घात के अंदर पढ़ेंगे रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये सभी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। अब आइए उसको देख लेते हैं रैखिक बहुपद को। दोस्तों हमारी बहुपद की घात के अंदर जो आती है रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। रैखिक बहुपद हमारा है क्या, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसकी एक घात हो उसका रैखिक बहुपद, यानी 4 में एक घात हो। देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दे देता हूँ मैं 3x फिर प्लस 2 प्लस 3 बराबर 0 कर दिया। अब देखिए हमारा रैखिक बहुपद ये कौन से हिसाब से हुआ, देखिए हमारा जो 4 है इसमें देखिए घात 1 है, 1 दिख रही, जब कुछ घात नहीं तो हमारी एक घात होती ही है, तो हमारा ये हो गया रैखिक बहुपद। जिसकी घात यानी 1 हो, 4 में जिसकी घात 1 हो हमारा रैखिक, जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। सेम ऐसे ही है, जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, जिसकी घात 1 हो वो रैखिक, यानी जिसकी घात 1 हो वो रैखिक है और जिसकी घात 2 है वो द्विघात। देखिए इसमें भी एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ, जैसे कि दे दिया 2x स्क्वायर फिर प्लस 3x फिर प्लस 2 दे दिया। अब देखिए हमारा द्विघात बहुपद, 2 घातों वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। अब देखिए हमारा यहाँ पास भी एक घात है इसकी, तो हमारी जो घात बड़ी होती है उसी की मान होती है, तो हमारा जो द्विघात बहुपद है उसकी जिसकी घात 2 है। अब देखिए हमारे यहाँ पास इसकी घात 2 है, चर की घात 2 है, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद यानी त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा है 4x क्यूब फिर प्लस 2x फिर प्लस 3, ऐसे ही मान लेते हैं। इसे इसमें अब देखिए 3 घात वाला बहुपद, अब 3 घात वाला बहुपद यानी कि हमारा देखिए इसमें 3 घात है ना, 4 में 3 घात है,
तो हमारे ये हो गया 3 घात वाला बहुपद। एक बार फिर से देखिए, रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, 4 में जिसकी घात 1 हो वो रैखिक बहुपद है। और ये बहुपद है हमारा, देखिए 3x फिर +2 + 3 = 0 = 0। तो ये हमारा हो गया बहुपद। और द्विघात का यानी मैं व्यापक रूप बता रहा हूँ, द्विघात का व्यापक रूप होता है हमारा x = x नहीं होता, द्विघात का व्यापक रूप होता है जो हमारा वो होता है ax² फिर +bx फिर +c = 0। जी हमारा होता है जो द्विघात का बहुपद रूप होता है। तो अब हमारा देखिए, रैखिक बहुपद में होता है 1 घात, और द्विघात बहुपद में होता है जिसकी घात 2 हो, और द्विघात बहुपद में जिसकी घात 3 हो। अब आते हैं इसमें कि दूसरी हेडिंग में। पहली हेडिंग तो हमारी समाप्त हो चुकी है, अब दूसरी हेडिंग क्या है देखते हैं। दोस्तों हमारी जो दूसरी हेडिंग है, बहुपदों का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर। जो दूसरी हेडिंग है उसमें के हमारा है एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। त्रिपद बहुपद देखिए, एक पदी बहुपद जिसमें हमारा एक पद हो, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जिसमें केवल एक पद हो वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाता है। और द्विपदी बहुपद यानी जिसमें द्विपद हो यानी 2 पद हो, यानी ऐसा बहुपद जिनमें केवल 2 पद हों वो द्विपद बहुपद कहलाता है। यानी जिसमें केवल 2 ही पद हों वो हमारा द्विपद बहुपद कहलाएगा। और हमारा तीसरा है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, जिसमें केवल 3 ही पद हो वो हमारा होगा त्रिपद बहुपद। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक पदी बहुपद जो है हमारा ऐसा बहुपद जिनमें केवल एक ही पद हो वो हमारा होगा एक पदी बहुपद। और द्विपद बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिनमें केवल 2 पद हो हमारा वो द्विपद बहुपद हो जाएगा। और त्रिपद बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो वो हमारा हो जाएगा त्रिपद बहुपद। यानी इसमें एक पदी माने एक बहुपद और द्विपदी यानी 2 बहुपद, यानी त्रिपदी माने 3 बहुपद हो। इसमें हमारा जो है चौथा है शून्य बहुपद। यानी शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, यानी गुणा करने पर हमारा वो बहुपद शून्य आ जाए, वो बहुपद है हमारा शून्य बहुपद। यानी शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो वो हमारा हो जाएगा शून्य बहुपद। और इसमें एक पांचवा है अचर बहुपद। अचर बहुपद में क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। अब अचर और चर आप जानते होंगे, चर हमारा हो गया XYZ जैसा कि आता है इसमें, और अचर जो होता है हमारा 1 2 3 4 ये सब आता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसा कि हम दे देते हैं 3 4, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ये सब हमारे अचर बहुपद में आते हैं जिसमें केवल एक पद हो। देखिए हमारे इसमें एक पद है कि नहीं, 4 में भी एक पद है। ठीक इसी प्रकार शून्य बहुपद यानी जिसका गुणा करने पर, वह बहुपद जिनके बीच में गुणा करने पर हमारा जो गुणनफल आए, गुणांक यानी हमारा शून्य आए, वो हो जाएगा शून्य बहुपद। अब इसमें के सभी बहुपद हमने यहाँ पर 5 बहुपद पढ़ाया, पाँचों को एक बार फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक पदी बहुपद हमने पढ़ाया, तो एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही बहुपद हो, एक ही बहुपद हो, या उसे हम एक पदी बहुपद बोलते हैं। जिसमें देखिए हमारे इसी प्रकार अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, यानी एक पद हो, इसमें अचर में एक पद हो और एक पदी में एक ही बहुपद हो, उसमें हमारा रहेगा एक पदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, यानी द्विपदी बहुपद हमारा है। और त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल हमारे 3 पद हो, वो हमारा त्रिपद बहुपद हो गया। और शून्य बहुपद ऐसा बहुपद, हमारा ये शून्य दिख रहा है, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक यानी शून्य हो हमारा, वो शून्य बहुपद हो जाएगा। वो पांचवा है हमारा अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो वो हमारा हो जाएगा अचर बहुपद। अब हमारी दूसरी भी हेडिंग समाप्त होती है। अब आते हैं तीसरी हेडिंग पर। इसमें की दोस्तों हमारी जो तीसरी हेडिंग है, बहुपद के शून्य के या मूल्य का ज्यामितीय अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें देखिए हमारा इसमें पहला है
एक घातीय बहुपद के शून्यक की ज्यामिति की व्याख्या। जैसा कि हम इसमें जानते हैं, हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद यानी एक बहुपद जिसकी घात एक हो का आलेखन ग्राफ सदैव एक सरल रेखा होती है। जब एक ही घात है तो उसकी सदैव एक सरल रेखा होती है और बहुपद का आलेख एक्स अक्ष की जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु एक्स नियतांक उस बहुपद का शून्यक होता है। जैसा कि हम ग्राफ आपको बनाते हैं, जैसे यहाँ ग्राफ होता है हमारा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा हो गया वाई अक्ष, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। ये हमारा ये हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थांश, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारा इसमें बोल क्या रहा है, एक्स अक्ष पर जिस बिंदु काटती है वह एक्स अक्ष का नियतांक होता है। नियतांक यानी यहाँ पास से कोई ये आ गई हमारी, समझिए ये ऐसे आया ऐसे। अब देखिए हमारा ये एक्स अक्ष पर कितने बार काट रही है, एक बार ये काटी, एक बार यहाँ काटी, और ये तो वाई अक्ष पर काटी। तो हमारी ये शून्यकों की संख्या होती है हमारी, देखिए यहाँ पास से हो जाएगी, यहाँ दो बार से हो जाएगी, यहाँ पास जीरो रहेगा, जीरो कॉमा कुछ रहेगा, और जीरो कॉमा यहाँ पास भी कुछ रहेगा। तो हमारा जो x की रहेगी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यानी यहाँ पास एक जीरो, यहाँ पास दो जीरो, तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी दो होगी हमारी, इसमें शून्यकों की संख्या दो होगी इसमें का। और ठीक उसी प्रकार हम करते हैं। अब इसमें नोट आप समझ लीजिए, समीकरण की अधिकतम घात ही चर का मान होता है। समीकरण की जो अधिकतम घात होती है वही चर का मान होता है। तब देखिए अधिकतम घात यानी इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, 4x की घात 4 लिख दिए, फिर प्लस 3x की घात क्यूब, फिर प्लस 2x की घात स्क्वायर, फिर प्लस x की घात x रहने देते हैं, फिर प्लस 2। अब देखिए समीकरण की अधिकतम घात ही चर का मान होती है। अधिकतम घात हमारी क्या है, यहाँ पास देखिए 4 है, तो इसकी जो घात मान चर का मान होता है, अधिकतम घात जो होती है वो हमारी चर का मान होता है। ये 4 है हमारा, इसका मान 4 होगा। तो दोस्तों हमारा जो बहुपद की हमने बोला था आपको तीन हेडिंगों में जो आपको समाप्त करने वाला, 3 हेडिंगों की। अब आते हैं हमारा जो इससे रिलेटेड जितना भी हमारा फार्मूला है हम उसको आपको सॉल्व करा देते हैं। फार्मूला जब हमारा हो जाएगा तो हम आएंगे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज इसमें का जो होगा 2.1, 2.2, इस प्रकार की हम आपको वीडियो पर दिखाएंगे। दोस्तों चैप्टर 2 यानी बहुपद से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं आपको एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 में जितना भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ये सभी इतने ही फार्मूले पर सभी एक्सरसाइज हल हो जाएगी। एकदम सिंपल है फार्मूला, देखिएगा। देखिए हमारा जो समीकरण होता है, हम द्विघात समीकरण जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ax² फिर प्लस bx फिर प्लस c = 0, ये हमारा व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब देखिए हमारा अल्फा और बीटा यानी 2 मूल होते हैं, समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, गामा भी होता है हमारा। अब देखिए हमारा अल्फा प्लस बीटा, इसके 2 मूल्य हमारे क्या हैं और उनका योग क्या है, अल्फा और बीटा का योग क्या है। तो हम इसको सिंपल निकालेंगे, यहाँ पास कर देंगे a-b/a। हमारा जो मान इसमें रहेगा समीकरण में हम उसको रख देंगे तो हमारा अल्फा और बीटा का मान निकल आएगा। जैसा कि हम इसमें क्वेश्चन रख लेते हैं, 2x² फिर प्लस 4x फिर प्लस 7 = 0 रख दिए। अब हमारा देखिए a का मान हमारा हो गया 2, b का मान हो गया हमारा 4 हो गया, और c का मान हो गया 7 हमने यहाँ रखा है। अब देखिए हमारा अल्फा और बीटा यानी 2 मूल है, इसके मान ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, -b का मान हमारा 4 है तो -4/a रखा है, तो a का मान 2 है, हमारा अल्फा प्लस बीटा का हो गया। अभी ठीक इसी प्रकार देखिए
1/α फिर प्लस 1/बीटा। हमें इसे ही क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 1/α फिर प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये दो अल्फा और बीटा हमारे दो मूल हैं। अब इसको देखिए, हमारा ये भी बहुत सिंपल है, हम इसका फार्मूला बना सकते हैं एकदम सिंपल रूप से। अब देखिए क्या है, 1/α, इसको क्या कर देंगे, 1/α और बीटा का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा, एलसीएम अल्फा और बीटा। तो जब अल्फा बीटा में जब अल्फा से भाग कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या, बीटा बचेगा। इसको कर देंगे बीटा फिर प्लस, जब अल्फा बीटा में हम बीटा से भाग कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, बचेगा अल्फा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा लिख दिए। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा हमारी ये हो गया इसका अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा का मान हो गया, जो हमारा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू बीटा। अब इसमें हम भी इसमें का मान रख सकते हैं, हमारा जो इसमें का आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा -b/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान अभी हम ये इसमें बता रहे हैं। हमारा देखिए इसमें अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, अल्फा और बीटा का मान हमारा जो होगा वो होगा c/a। देखिए हमारे इसमें दिया है अल्फा इंटू बीटा, हमें जैसा कि पूछ ले निकालने, तो हम इसमें क्या करेंगे 7/2, यानी c का मान हमारा 7 है, a का मान 2 है, तो 7/अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा हमारा c/a, यानी 7/2 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या होगा, हमारा जो मूल होता है x से डिनोट करते हैं। अब x बराबर क्या होगा, तभी तो हमारा अल्फा बीटा आएगा। x बराबर जो होता है हमारा सूत्र विधि से, आपने सुना होगा श्रीधराचार्य सूत्र, वो चाहे जितना भी बड़ा समीकरण क्यों ना आ जाए, चाहे जितना भी हार्ड आ जाए, हम उस समीकरण में रखकर श्रीधराचार्य सूत्र में रखकर हम कोई भी बड़े से बड़े समीकरण को हल कर सकते हैं। तो वो हमारा समीकरण क्या है, वो हमारा सूत्र हो जाएगा -b, फिर प्लस माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर, फिर -4ac फिर बटे में 2a, जो हमारा है चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो x बराबर हमारा मूल निकालने के लिए है श्रीधराचार्य, यानी सूत्र विधि से जो होता है हम निकालने बोल दे सूत्र विधि से निकालिए, तो हम ये फार्मूला को रखेंगे। श्रीधराचार्य जी का ये सूत्र है। देखिए -b फिर प्लस माइनस, एक बार प्लस रख कर निकालेंगे, एक बार माइनस, यानी एक बार प्लस रख कर निकालेंगे तो अल्फा का मान निकलेगा, और एक बार माइनस रख के निकालेंगे तो हमारा बीटा का मान निकलेगा। तो अंडर रूट के अंदर b² -4ac और अपॉन में, देखिए ये पूरे में अपान है, b के साथ भी है, बटे में 2a। हमारा इसी के साथ दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट सूत्र थे, 4 इंपॉर्टेंट सूत्र थे, मैंने आपको 4 का 4 बता दिया। अब 4 से अगर आपको 8 भी सूत्र आ जाते हैं तो ठीक इसी प्रकार आप मान रख कर बना सकते हैं सूत्र को। तो दोस्तों इसमें का हमारा सिर्फ इतना ही है, और अगली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं प्रश्नावली 2.1 और 2.2 और ऐसी अनेक एक्सरसाइजें जितनी हैं बहुपद से रिलेटेड सब देख सकते हैं। चैप्टर 2 से 2 का इंट्रोडक्शन जो था, परिचय था, वो इसी के साथ हमारा बहुत है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।